स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ने कल जो टॉपिक कंप्लीट किया था, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एक्सेप्शंस। एंड इट्स एक्सेप्शंस ये टॉपिक है। इसके अंदर भी अपन 7 एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा व्हाट इज प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ वो जो दो पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, कोई और नहीं। कंसिडरेशन के अंदर स्ट्रेंजर हो सकता है, इसका मतलब होता है देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इस टर्म को मैं डिफाइन करता हूं, इस लाइन को क्या मतलब होता है। अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था जब अपन ने एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसीडरेशन पढ़ा था, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी। मतलब क्या था उस बात का कि कंसीडरेशन प्रोमिजी भी पे कर सकता है और प्रोमिजी के बिहाफ पर कोई और भी। तो कंसीडरेशन के वक्त तो स्ट्रेंजर हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, मैंने आपको 10,000 रुपए के गुड सप्लाई करे, ठीक है। आई सोल्ड यू गुड्स ऑफ ₹10,000 ओनली। 10,000 रुपए गुड्स मैंने आपको सोल्ड किए, मैंने आपको गुड्स सप्लाई कर दिए मान लो। अब आपका 10,000 रुपए का पेमेंट बकाया है, 2 मंथ के क्रेडिट पर किए कि आज जब मैंने गुड्स सप्लाई किए तो आप 2 महीने बाद मुझे पेमेंट करोगे। क्लियर? 2 महीने बाद जब मैं आपसे पेमेंट मांगता हूं ना, तो पेमेंट चाहे आप करो, चाहे आपका कोई रिलेटिव करो, चाहे आपका कोई दोस्त करो, चाहे आपका कोई जानकार करो, चाहे कोई अनजान व्यक्ति करो। मैं नहीं जानता कौन है वो, आप नहीं जानते कौन है वो, उसने मुझे 10,000 रुपए दिए कि इनके अकाउंट में जमा कर लेना और मैंने कर लिए, तो वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कंसिडरेशन चाहे प्रोमिजी दे, चाहे प्रोमिजी के बिहाफ पर कोई स्ट्रेंजर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव, फ्रेंड, स्ट्रेंजर, अजनबी कोई दो, वैलिड है वो। लेकिन अगर मान लो मैंने आपको जो गुड सप्लाई किए हैं वो सही नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज हैं, आपको मेरे खिलाफ केस फाइल करना है, तो कौन केस फाइल कर सकता है? आप या आपके बिहाफ पर कोई और? सिर्फ आप। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? आई एंड यू के बीच में, मेरे और आपके बीच में। तो हु कैन शू? यू। और मेरे को अगर मान लो कंसिडरेशन नहीं मिला 10,000 रुपए, तो मैं किस पे केस फाइल कर सकता हूँ? आप पर, किसी और पे नहीं। आपके पेरेंट्स पे नहीं, आपके गार्जियन पे नहीं, आपके दोस्त पे नहीं, आपके रिलेटिव पे नहीं, नहीं किसी पे नहीं। मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं अगर आप मुझे टाइमली कंसिडरेशन नहीं देते तो, या आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हो अगर मैं अपना प्रॉमिस ढंग से पूरा नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टी होती है ना, वो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। इसे प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कोई तीसरा बंदा, जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा तीसरा बंदा केस फाइल नहीं कर सकता। अगर मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कुछ किया तो मैं केस फाइल कर सकता हूं, मैंने कुछ किया तो आप कर सकते हो। कंसिडरेशन आपके बिहाफ पर कोई भी दे, गुड्स जो 10,000 रुपए के मेरे बिहाफ पर, मेरा दुकान पर एक व्यक्ति काम करता है, वो आपको पकड़ा कर चला गया, चला गया तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हु विल पे द कंसिडरेशन? यू और एनीबडी ऑन बिहाफ ऑफ यू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉमिस कौन पूरा करेगा? प्रोमिजर या प्रोमिजर के बिहाफ पर कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो, वो एक्सेप्शन है। पर्सनल स्किल के केस में पर्सनल स्किल वाले को ही करना पड़ेगा, चाहे वो कंसिडरेशन की बात हो चाहे प्रॉमिस की बात हो। लेकिन आपने कुछ किया तो आपके खिलाफ कौन केस फाइल कर सकता है? सिर्फ मैं। मेरे बिहाफ पर कोई और केस दायर नहीं कर सकता। अगर मैंने कुछ किया तो मेरे खिलाफ कौन केस फाइल कर सकता है? सिर्फ आप। आपके बिहाफ पर कोई और नहीं कर सकता। आपकी सिग्नेचर होनी जरूरी है जो केस फाइल होगा उसमें। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस या कंसिडरेशन है ना, वो तो कोई और भी दे सकता है। लेकिन जब केस फाइल करने की बात आएगी ना, तो सिर्फ दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में ना, वही एक दूसरे के खिलाफ क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। दिस इज प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शंस है। मतलब ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो किसी दो और पार्टी के बीच में है, लेकिन तीसरी पार्टी भी केस फाइल कर सकती है, या तीसरी पार्टी के खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। ऐसी कंडीशंस, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस। उसमें पहला पॉइंट है ट्रस्ट का।
देखो ट्रस्ट जो होता है ना, उसमें 3 तरीके की पार्टी होती है। एक तो होती है ट्रस्टी, एक होता है बेनिफिशियरी, और ट्रस्टी का जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अदर पार्टी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आपने हेल्थ चेकअप कैंप्स के बारे में सुना होगा, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स लगते रहते हैं। तो मान लो कोई आई चेकअप कैंप लगा, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने बोला कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हम एक फ्री आई चेकअप टेस्ट अरेंज कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? ट्रस्टी और डॉक्टर के बीच में। ट्रस्टी ने प्रॉमिस किया डॉक्टर को इतने पैसे देने का, बदले में डॉक्टर ने प्रॉमिस किया आके आई चेकअप करने का। अब मान लो किसी कारण से डॉक्टर नहीं आ पाया, किसी कारण से डॉक्टर नहीं आ पाया, ये जो ट्रस्टी ने डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, इसका बेनिफिट किनको मिलता? जो लोग फ्री में हेल्थ चेकअप करवाने आते उनको। कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी और के बीच में हो और उसका बेनिफिट किसी और को मिले, तो जिसको बेनिफिट मिलता है उसे बोलते हैं अपन बेनिफिशियरी। क्या नाम होता है उसका? बेनिफिशियरी। कॉन्ट्रैक्ट भले ही ट्रस्ट और डॉक्टर के बीच में हो, लेकिन फिर भी बेनिफिशियरी डॉक्टर के खिलाफ या ट्रस्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, अगर डॉक्टर ने सही से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की या डॉक्टर टाइम पर नहीं आए या आए ही नहीं। तो आप बोलोगे सर बेनिफिशियरी तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो कौन कौन है? ट्रस्टीज और डॉक्टर। लेकिन फिर भी बेनिफिशियरीज केस फाइल कर सकते हैं। तो ट्रस्ट एक ऐसा मामला है जहां पर भले ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी और थर्ड पार्टी के बीच में हो, लेकिन बेनिफिशियरी फिर भी ट्रस्टी या थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी का मतलब क्या है इस एग्जांपल में? डॉक्टर। समझ गए? तो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि सिर्फ वो लोग जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ 7 पॉइंट ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस के रूप में काउंट होते हैं, और जहां पर ट्रस्टी और डॉक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद बेनिफिशियरी भी डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। समझ गए? बेनिफिशियरी डॉक्टर पे केस फाइल कर रहे हैं, तो डॉक्टर बोलेगा ना यार आपसे तो कोई लेना देना ही नहीं मेरा, तो बेनिफिशियरी ने बोला लेना देना है इनडायरेक्टली। कैसे? जो ट्रस्टीज ने डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका बेनिफिट किसको मिलता? बेनिफिशियरी को। जो कि नहीं मिल रहा, तो वो थर्ड पार्टी डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। बेनिफिशियरी क्या है? पार्टी नोट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, वो भी केस फाइल कर सकती है। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट है फैमिली सेटलमेंट। कुछ फैमिली सेटलमेंट के मामले ऐसे होते हैं जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो फिर भी केस फाइल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसमें भी। एग्जाम्पल क्या है? सिंपल सा, दो भाई हैं, सुरेश और महेश। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। आपने देखो ना, घर घर की कहानी है, भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर, काम को लेकर झगड़ा हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो दोनों भाइयों के बीच में क्या हो गया? अंबुजा सीमेंट वाली दीवार आ गई। आपने ऐड देखा क्या? भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अंबुजा सीमेंट नहीं टूटेगी। देखा है क्या वो ऐड? बोले ये दीवार तोड़ दे भैया, तोड़ दो। फिर वो तोड़ने की पूरी कोशिश करते, टूट नहीं रही थी ना वो। तो इनके बीच में आ गई दरार, दोनों ने लड़ ली, लड़कर दोनों क्या हो गए? सेपरेट। सेपरेट जब हुआ ना, तो इनके बीच में एक सेटलमेंट हुआ। वो सेटलमेंट क्या था कि हर महीने दोनों भाई 10-10 हजार रुपए किसको देंगे? अपनी मां को। इनके पिताजी की हो चुकी है डेथ और खाली बच्ची है मम्मी। तो मम्मी ने बोला तुम दोनों की लड़ाई में मेरा क्या होगा? तो दोनों भाई ने बोला कोई बात नहीं मम्मी, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हर महीने 10-10 हजार रुपए आपको देंगे, ताकि आपके पास कितने रुपए आ गए? 20 हजार रुपए हर महीने आ गए। चाहिए मान लो कि एक महीने 20 हजार रुपए ये देगा, एक महीने ये देगा, चाहिए मान लो कि 10-10 हजार रुपए दोनों देंगे। बात वो नहीं है, बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? सुरेश और महेश के बीच में। अब अगर मान लो किसी महीने मम्मी को पैसे नहीं मिले, तो मम्मी भी इनके खिलाफ केस फाइल कर सकती है, जबकि मम्मी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में है? सुरेश और महेश के बीच में। लेकिन सुरेश और महेश के कॉन्ट्रैक्ट से इनडायरेक्ट फायदा किसको मिल रहा था? मम्मी को। अगर मम्मी को उनका बेनिफिट नहीं मिला, तो मम्मी दोनों के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तो फैमिली सेटलमेंट जब होता है ना, तो फैमिली सेटलमेंट जिन लोगों के बीच में हुआ है, उनके अलावा जिन जिन लोगों पर उनका इंपैक्ट आ रहा है ना, वो भले ही पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी केस फाइल कर सकते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें किसी को? तीसरा पॉइंट है
असाइनमेंट, असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना, समझना पड़ेगा पहले असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट में दो पार्टी होती है, एक तो होता है असाइनर और एक होता है असाइनी। असाइनर हु पासेस हिज बेनिफिट, टू whom benefit is passed on, वो व्यक्ति जिसको बेनिफिट पास ऑन किया गया है। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो, मैं, रिलायंस लिमिटेड, दो लोग हैं। रिलायंस लिमिटेड और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने क्या ले रखे हैं, रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स। उन शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड। पता है क्या आपको ये चीज? कोई भी कंपनी के आप शेयर्स लेते तो आपको कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है और उस हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, डिविडेंड मिलते हैं। ठीक है, मान लो मैंने अपना जो डिविडेंड है ना, वो आप में से किसी को, आपका नाम क्या है, मोनू को पास ऑन कर दिया। मैंने अपना बेनिफिट, अपना डिविडेंड मोनू को पास ऑन कर दिया, तो मैं क्या कहलाऊंगा और आप क्या कहलाओगे, असाइनी। समझ पा रहे हैं? अगर एक व्यक्ति अपना बेनिफिट, अपना फायदा किसी और को पास ऑन कर दे, तो जो पास ऑन कर रहा है उसको तो बोलते हैं असाइनर, और जिसे पास ऑन किया गया उसे बोलते हैं असाइनी। अब रिलायंस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन पे नहीं किया। डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब हम डिविडेंड दे रहे हैं लेकिन दिया नहीं। डिविडेंड के ऊपर हक किसका था, मेरा। मैंने वो हक किसको दे दिया, मोनू को। अब रिलायंस लिमिटेड के खिलाफ डिविडेंड नहीं मिलने पर मोनू भी केस फाइल कर सकती है। रिलायंस लिमिटेड बोलेगा, रे आप तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा सर के साथ है। रिलायंस लिमिटेड क्या बोलेगी, कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा मयंक सर के साथ है, तो आप कैसे बीच में आ रहे हो। तो उन्होंने बोला आई एम साइनी। समझ गया साइनी का मतलब। तो असाइनमेंट के केस में असाइनर के द्वारा पास ऑन किया गया बेनिफिट अगर असाइनी को नहीं मिलता, तो असाइनी जिससे असाइनर को बेनिफिट मिलने वाला था ना, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकती है, बीइंग विदाउट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। मोनू और रिलायंस लिमिटेड के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है क्या आपको, नहीं, लेकिन फिर भी मोनू रिलायंस लिमिटेड के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट इन 3 पॉइंट्स में? पहला पॉइंट क्या था, ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, फिर भी बेनिफिशियरी केस फाइल कर सकती है। फैमिली सेटलमेंट के केस में भले फैमिली सेटलमेंट दो भाइयों के बीच में हो, लेकिन उनकी मम्मी उनके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तीसरा, असाइनमेंट के केस में भले ही असाइनी और असाइनर को जिससे बेनिफिट मिलने वाला था उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी असाइनी उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। समझ में आ गई बात? तीनों पॉइंट क्लियर है क्या? चौथा पॉइंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट। या स्टॉपल, दो नाम होते हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए खुद मंजूरी देना, और स्टॉपल का मतलब होता है जब आपने किसी चीज के लिए मंजूरी दे दी तो आप उस बात से पलट नहीं सकते। अगर मैंने कोई बात कही है तो मैं उस बात को वापस नहीं ले सकता। आपने वो डायलॉग सुना क्या, तीर से निकला हुआ कमान और मुंह से निकली गई बात कभी वापस नहीं आती, वो स्टॉपल होता है। एक बार हो गया तो हो गया। एग्जाम्पल देते हैं इसका एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामवीर। क्या नाम है, रामवीर। ये रामवीर टूर पर गया था। कहां पर गया था, टूर। कौन सा टूर, बिजनेस टूर। बिजनेस टूर पे मान लो खेतड़ी गया। कहां पर गया, खेतड़ी। खेतड़ी पता है ना सबको, झुंझुनू का एक टाउन विलेज मान लो, चाहे कस्बा मान लो, चाहे गांव मान लो। ठीक है, वैसे तो कस्बा ही है, वहां की अलग से विधायक सीट होती है, एमएलए सीट होती है की अलग से। पता है क्या आपको ये चीज? अब अलग कर दिया झुंझुनू से क्या, कब? तो वो हुआ थोड़ी है इम्प्लीमेंट, अभी तक तो हो जाएगा नहीं, लेकिन अभी तो नहीं हुआ ना, आज की बात कर रहे हैं अपन। अभी भी 200 सीट पे चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में। नई सरकार आएगी, वो करे नहीं करे पक्का नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस टूर पर खेतड़ी गया। खेतड़ी तो जगह है ना,
उसमें जो रामवीर है ना, उसकी एक पार्टी है। क्या है? एक पार्टी। पार्टी मतलब उसका एक कस्टमर है, और उस पार्टी का नाम है सुखविंदर। सुखविंदर, ठीक है। ये ऐसे लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, स्पेलिंग ये ज्यादा सही है। ये सुखविंदर ने रामवीर को 10,000 रुपए का पेमेंट दिया। रामवीर मान लो झुंझुनू का है। सुखविंदर जो है ना, इसका एक पर्सन से और काम होता है झुंझुनू में, ठीक है। उसका नाम मान लो सुरेश है। तो सुखविंदर ने बोला कि सुरेश पाजी को भी मुझे 5,000 रुपए देने थे। रामवीर को बोला, वो 5,000 रुपए आप पकड़ा दोगे क्या? मैं आपको 15,000 दे देता हूँ, 10,000 रुपए तो आपके, 5,000 रुपए उनको दे देना। रामवीर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा। तो सुखविंदर ने बोला एक बार बात करवा देता हूँ आपके। सुखविंदर ने सुरेश को फोन किया कि मैं आपके 5,000 रुपए रामवीर जी को दे रहा हूं, इनसे ले लेना। रामवीर जी ने बोला सुखविंदर जी को, मेरे पास पैसे आ गए हैं, आप मुझसे ले लेना। इसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। द मोमेंट रामवीर जी ने सुरेश जी को ये कंफर्म किया ना कि आपके 5,000 रुपए मेरे पास आ गए, उसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट या स्टॉपर, ठीक है। अब मान लो रामवीर जब रास्ते से जा रहा था, तो 15,000 रुपए उसकी जेब से निकलकर गिर गए। खुद के 10,000 रुपए भी गए, सुरेश जी के 5,000 भी गए। सुरेश जी ने रामवीर जी को बोला हाँ जी 5,000 रुपए दे दीजिए। रामवीर जी ने बोला खो गए। सुरेश ने वापस बोला क्या बोल रहे हो? बोला खो गए। बताओ सुरेश जी का पेमेंट किससे मिलना था? सुखविंदर जी से, लेकिन पैसे किसके पास आ गए थे? रामवीर के पास। अब अगर रामवीर वो 5,000 रुपए सुरेश जी को नहीं देता, तो सुरेश जी रामवीर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। रामवीर और सुरेश जी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? रामवीर ने कोई गुड्स खरीदा क्या सुरेश जी से? फिर भी केस फाइल हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट भले ही सुरेश जी और सुखविंदर जी के बीच में हो, लेकिन रामवीर ने जब एक्नॉलेज किया ना कि पैसे मेरे पास है सुरेश जी आपके, उसके बाद सुरेश जी के पास रामवीर के खिलाफ भी केस फाइल करने का राइट आ गया। तो एक्सेप्शन टू प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सुखविंदर सुरेश एंड रामवीर। सुरेश और रामवीर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके बावजूद सुरेश रामवीर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। दिस इज स्टॉपल और एक्नॉलेजमेंट। रामवीर ने जिस मूवमेंट ये बोला ना सुरेश जी को आपके पैसे मेरे पास है, उसी मूवमेंट रामवीर की लाइबिलिटी अराइज हो गई। अब अगर रामवीर पैसे दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो रामवीर के खिलाफ सुरेश केस फाइल कर सकता है। जबकि रामवीर ने तो कोई गुड्स भी नहीं खरीदे। रामवीर बोलेगा मुझे क्या मिला है बदले में, एक तो 5,000 रुपए लेकर आया, ऊपर से मेरे खिलाफ ही केस हो सकता है, पॉसिबल। समझ में आया पॉइंट? तो 4 पॉइंट हो गए अपने। ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी, फैमिली सेटलमेंट के केस में जिसका बेनिफिट असाइन हुआ है वो व्यक्ति, असाइनमेंट के केस में असाइनी, और चौथा केस एक्नॉलेजमेंट, जिसको एक्नॉलेज किया गया। इसमें सुरेश जी को एक्नॉलेज किया था ना रामवीर ने, जबकि रामवीर और सुरेश जी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो फिर उनके खिलाफ केस फाइल हो सकता है। पांचों पॉइंट किसका है? देखो 4 पॉइंट हो गए, पांचवा देखते हैं किसका। सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बीच में तीसरा पॉइंट रह गया था, ये कर लेते हैं हम। सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, शादी के मामलों में थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हस्बैंड है जिसका नाम है, नाम बताओ कोई बढ़िया सा। अमिताभ ले लेते हैं, ठीक है। एक वाइफ है जिसका नाम है जया, ठीक है। और एक ससुर जी है इसके, अमिताभ जी के ससुर जी और जया के पप्पा, जिसका नाम कुछ भी ले लेते हैं,
इस जया के बाप किसके पापा के नाम की बात कर रहे हैं अपन, बताओ। नहीं पता ना, तो कुछ भी ले लेते हैं। मिस्टर ए ले लिया, क्या बताया आपने नाम है? उनको पूछ रहा हूँ पीछे प्रिंस को, कौन सर्च करेगा। मिस्टर ए नाम है मान लो, ठीक है। अब जया बच्चन को ना अमिताभ बच्चन सही से ट्रीट नहीं कर रहा था, इल ट्रीटमेंट। तो मिस्टर ए ने अमिताभ बच्चन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए 20,000 रुपये दूंगा, मेरी बेटी को सही से रखना। अमिताभ ने बोला वेरी गुड, ओके, पैसे देते रहो आप, मैं राजी राजी रखूंगा आपकी बेटी को। अब अमिताभ जी लेकिन फिर भी जया बच्चन को ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में। फिर भी जया बच्चन केस फाइल कर सकती है अगर उसको इल ट्रीट किया गया तो शादियों के मामले में ना कॉन्ट्रैक्ट भले ही दो लोगों के बीच में हो, लेकिन अगर तीसरे व्यक्ति के ऊपर उसका इंपैक्ट आ रहा है ना, वो तीसरा व्यक्ति भी केस फाइल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जया बच्चन के पापा और अमिताभ बच्चन के बीच में है, लेकिन फिर भी अगर अमिताभ बच्चन वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो जया बच्चन भी अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। समझ में आ गया? पांचों पॉइंट समझ में आ गए? छठा पॉइंट देखो, छठा पॉइंट है कन्वीनियंट रनिंग विद द लैंड। रनिंग विद द लैंड, और सातवां पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट। ये दो पॉइंट और बच गए अपने। कन्वीनियंट रनिंग विद द लैंड का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन बेचता है तो जमीन के साथ साथ अगर वो कंडीशन लगाता है तो वो कंडीशन आगे तक कैरी फॉरवर्ड होगी। एग्जाम्पल से समझेंगे बढ़िया लगेगा। सुखराम जी एक व्यक्ति है, क्या नाम है? सुखराम जी भाई साहब, ठीक है। सुखराम जी के पास दो जमीन है, टू लैंड्स। उसमें से जो एक लैंड है ना वो तो है कॉमर्शियल, और उसके साथ ही दूसरी लैंड जुड़ी हुई है, और वो दूसरी लैंड क्या है? सेकंड लैंड क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि भूमि। एग्रीकल्चर जो लैंड थी ना वो और कॉमर्शियल लैंड दोनों अटैच्ड है, साथ साथ जुड़ी हुई है। तो जो सुखराम जी है ना, उन्होंने जो कॉमर्शियल लैंड है ना, ये मिस्टर राहुल को सेल कर दी, सोल्ड। लेकिन जब मिस्टर राहुल को बेची गई थी ना तो इन्होंने एक कंडीशन लगाई थी कि आप इस जमीन के ऊपर चाहे दुकान बनाओ, चाहे गोडाउन बनाओ, ठीक है, चाहे स्टोरेज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आप फैक्ट्री नहीं लगाओगे। ठीक है, क्या नहीं लगाओगे? फैक्ट्री। विद कंडीशन ऑफ नॉट हैविंग ए फैक्ट्री, हैविंग ए फैक्ट्री ऑन दिस लैंड। इस जमीन के ऊपर आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मिस्टर राहुल ने बोला ओके ओके नो प्रॉब्लम। मिस्टर राहुल ने आगे ये जमीन सोल्ड टू मिस्टर बी, मिस्टर बी को ये जमीन बेच दी। मिस्टर बी कौन है? कोई और ही आदमी। राहुल ने जमीन खरीदी थी सुखराम जी से। सुखराम जी की दो जमीन थी, दोनों जमीन साथ में जुड़ी हुई है, एक जमीन है कॉमर्शियल, एक जमीन है एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल लैंड सुखराम जी ने राहुल को सेल करते वक्त बोला कि इसी कंडीशन के साथ खरीदना कि इस जमीन के ऊपर फैक्ट्री नहीं लगाओगे, आपको कॉमर्शियल पर्पज से गोडाउन बनानी है, दुकानें बनानी है, बना सकते हो, लेकिन देयर विल नॉट बी एनी फैक्ट्री ऑन दिस पर्टिकुलर लैंड। मिस्टर राहुल एग्रीड। मिस्टर राहुल ने जमीन किसको बेच दी? मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने बोला मैं तो फैक्ट्री लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? फैक्ट्री। मिस्टर बी बोल रहा मैं तो फैक्ट्री लगाऊंगा। सुखराम जी और मिस्टर बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? फिर भी मिस्टर बी के ऊपर सुखराम जी केस फाइल कर सकते हैं।
अगर कोई जमीन किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेची गई है और वो किसी शर्त के साथ बेची गई है, तो वो शर्त आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। मिस्टर बी ने फैक्ट्री नहीं लगाई, मान लो मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेच दी। मिस्टर सी बोल रहा है मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, तो मिस्टर सी और सुखराम जी का तो दूर दूर तक नाता नहीं है, फिर भी सुखराम जी मिस्टर सी पर केस फाइल कर सकते हैं अगर वो फैक्ट्री लगाता है तो। ठीक है, अब फैक्ट्री नहीं लगाने देने का एक रीजन है यहाँ पर कि अगर कोई भी जमीन जो जुड़ी हुई है और उसमें एक कॉमर्शियल लैंड है और एक एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उस कॉमर्शियल लैंड पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना, तो उस मैन्युफैक्चरिंग से निकलते हैं केमिकल्स, और वो केमिकल्स जो है वो जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है, मतलब खेती करने की जो क्षमता होती है उसको उसको खराब करते हैं। तो इसीलिए कारण है इसका एक, ऐसे नहीं कि सुखराम जी कोई नशे में बोले जिदबाजी पर बोले सुखराम जी की क्या चुल्ला है, लगाने दो फैक्ट्री, नहीं लगाने दे सकता भाई, उसकी एग्रीकल्चर लैंड खराब हो जाएगी। ये कारण हो सकता है, ठीक है। बाकी हो सकता है सच में सुखराम जी के चुल्लो, ये भी हो सकता है। लेकिन बात ये नहीं कि सुखराम जी का कारण क्या है कि वो फैक्ट्री नहीं लगाने देना चाहते। बात ये है कि क्या वो मिस्टर बी को, और अगर मिस्टर बी ने आगे किसी और को बेच दी और उसने किसी और को बेच दी और उसने किसी और को बेच दी, तो क्या उन सबके खिलाफ अगर कोई भी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करे तो केस फाइल कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, जबकि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? राहुल और बी के बीच में ना, तो बी जाने और राहुल जाने, लेकिन ना, सुखराम जी बोल रहे फैक्ट्री लगी तो बी पे मैं केस फाइल करूंगा, जबकि देयर इज नो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। सुखराम जी इज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर राहुल एंड मिस्टर बी, स्टिल ही कैन sue मिस्टर बी, बिकॉज अगर एक जमीन बेची गई है ना किसी शर्तों के साथ, तो वो शर्तें आगे तक कैरी फॉरवर्ड होगी। आप बोलोगे सर ये तो बी के साथ ना इंसाफी है, मत खरीदो ना बी जमीन वो, और बी को अगर राहुल ने बताया नहीं, तो बी किसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है? राहुल। लेकिन बी के खिलाफ तो सुखराम जी केस फाइल कर सकते हैं, वो ऑर्डर स्टे ऑर्डर लेकर आ सकते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगी। स्टे ऑर्डर पता है ना क्या होता है? किसी चीज को रोक देना बीच में। ठीक है, समझ में आया क्या पॉइंट? तो 6 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था ट्रस्ट, दूसरा पॉइंट था दूसरा पॉइंट था फैमिली सेटलमेंट, तीसरा था असाइनमेंट, चौथा था मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा क्या था? एक्नॉलेजमेंट एस्टोपल, एक था कन्वीनियंट रनिंग विद द लैंड, और सातवां क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वन एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट वन एजेंट करते हैं हम लास्ट पॉइंट, एजेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो, एजेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे एक व्यक्ति है मिस्टर ए, एक व्यक्ति है मिस्टर बी, और एक व्यक्ति है मिस्टर सी। मिस्टर ए का एजेंट है मिस्टर बी, ये तो क्या है? एजेंट, और ये क्या है? प्रिंसिपल। मिस्टर बी ने मिस्टर सी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? टू सेल गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए के गुड्स देने का प्रॉमिस किया है मिस्टर बी ने। किसके बिहाफ पर किया है? मिस्टर ए के बिहाफ पर। अब अगर मान लो मिस्टर बी मिस्टर सी को वो गुड सप्लाई नहीं कर पाता, तो मिस्टर सी किसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है? मिस्टर ए को। और मिस्टर सी अगर पेमेंट नहीं कर पाता, तो मिस्टर ए किसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है? मिस्टर सी। जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो बी और सी के बीच में हुआ था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में माना जाएगा? ए और सी। प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर एजेंट थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल पर और प्रिंसिपल थर्ड पार्टी पर केस फाइल कर सकती है, जबकि उनके बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ था, फिर भी ये पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गई क्या बात सबको? सातों पॉइंट क्लियर है? मैं रिवाइज करवा दूं एक बार सातों पॉइंट। पहला पॉइंट था कौन सा? ट्रस्ट का। तो एक्सेप्शंस टू प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला पॉइंट था ट्रस्ट, जिसमें कौन केस फाइल कर सकता है? बेनिफिशियरी, जबकि बेनिफिशियरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरा था फैमिली सेटलमेंट, ठीक है। अपने वाले एग्जांपल में कौन केस फाइल कर पा रहा था? वाइफ, जबकि कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में था? हस्बैंड और वाइफ के पापा के बीच में, ससुर जी और दामाद के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सॉरी 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 मम्मी वाला, दोनों भाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी मम्मी केस कर पा रही थी। तीसरा है
मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कौन सा एग्जांपल आएगा? वाइफ वाला। चौथा पॉइंट कौन सा था? एक्नॉलेजमेंट वाला। एक्नॉलेजमेंट में कौन केस फाइल करने वाला था अपने वाले में? सुरेश, जबकि सुरेश और सुखवीर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है, सॉरी रामवीर के बीच में। पांचवा पॉइंट कौन सा था? असाइनमेंट। असाइनमेंट में कौन केस फाइल कर रहा है? असाइनी, जबकि असाइनी और रिलायंस लिमिटेड के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। छठा पॉइंट था कन्वीनेंट रनिंग विद द लैंड, इसमें कौन केस कर पा रहा था अपने एग्जाम्पल में? सुखवीर, जबकि सुखवीर जी और मिस्टर बी या मिस्टर बी के आगे की पार्टी के बीच में कोई केस कोई भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और सातवां एजेंट, एजेंसी के केस में कौन कौन केस कर पा रहा है? प्रिंसिपल भी कर पा रहा है और थर्ड पार्टी भी कर पा रही है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस कर पा रहे हैं, जबकि दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। समझ में आ गया सातों एग्जाम्पल? ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नहीं? टॉपिक डन है, कंप्लीट कर दूं मैं इसको। तो अपन ने कंसिडरेशन वाले जो यूनिट है उसमें 4 टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, क्यूड प्रो क्यू जिसको बोलते हैं। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, वो मेरा कंसिडरेशन है। तो प्रोमिजर को प्रोमिजर से जो भी मिले वो प्रोमिजर का क्या होता है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है और कुछ नहीं करना भी, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। उसमें पहला था कंसिडरेशन प्रोमिजर की डिजायर पर होना चाहिए, जो प्रोमिजर चाहता है उसके हिसाब से होना चाहिए, तभी वैलिड है। दूसरा, कंसिडरेशन प्रोमिजी भी दे सकता है या प्रोमिजी के बिहाफ पर कोई और भी। कंसिडरेशन अगर दे दिया गया है तो एग्जीक्यूटेड, देना बाकी है तो एग्जीक्यूटरी। और क्या पॉइंट थे बताओ, आप बताओ। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ऑलरेडी दिया जा चुका है तो पास्ट, दिया जाएगा तो फ्यूचर, अभी दे रहे हैं तो प्रेजेंट। उसके बाद कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्यूट, कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन कम है या ज्यादा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद छठा पॉइंट क्या था, अगर कोई व्यक्ति कंसिडरेशन के रूप में वो चीज दे रहा है जो उसकी ऑलरेडी ड्यूटी टू परफॉर्म है तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं। जैसे टिप के बदले अगर आपको खाना सर्व कर रहा है ना कोई होटल में कोई व्यक्ति, तो वो गलत है, क्योंकि उसको तो अगर टिप नहीं भी दोगे तो भी खाना सर्व करना ही पड़ेगा। तो उसको आप टिप दे रहे हो, टिप के बदले वो आपको खाना सर्व कर रहा है, तो वो खाना सर्व करना इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन। और सातवां पॉइंट क्या था? मस्ट नीड, मस्ट नॉट बी इमोरल, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ये सब था, है ना। कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी के खिलाफ हो, इमोरल हो या फिर ना इलीगल हो। जैसे मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे अफीम दे रहे हो, तो अफीम इलीगल आर्टिकल है ना, तो वो इमोरल हो गया, तो इनवैलिड है। ये 7 पॉइंट थे, 7 ही थे ना। उसके बाद अपन ने पढ़ा था 8 है क्या पॉइंट, ये बोलो कौन सा पॉइंट रह गया? हाँ, जो इल्यूजनरी, जो भी कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए, कोई भी ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो कि काल्पनिक है। जैसे मैं आपको 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, बदले में आप खजाना लाकर दे रहे हो, खजाना लाकर दे सकते हो क्या आप? नॉट पॉसिबल। तो इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। डन। तीसरा पॉइंट था कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके अंदर अपन ने 7 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था लव एंड अफेक्शन वाला, उसमें 4 कंडीशन थी। दोनों पार्टी नी रिलेशन में होनी चाहिए, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा था पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, उसमें 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि वॉलेंटरली सर्विस दी गई है। दूसरा, प्रोमिजर, उस प्रोमिजर को खुद को सर्विस दी गई है। तीसरा, प्रोमिजर एग्जिस्टेंस में था। और चौथा, प्रोमिजर ने कुछ ना कुछ कंपनसेट करने का प्रॉमिस किया है। तीसरा, टाइम बेरेड डेट, अगर कोई भी डेट टाइम बेरेड हो चुकी है फिर भी रिटर्न प्रॉमिस करता है डेट पे करने के लिए कोई व्यक्ति, तो उसे वो डेट पे करनी पड़ेगी, जबकि वो विदाउट कंसिडरेशन है। चौथा, एजेंसी, एजेंट अगर बिना कंसिडरेशन के भी काम कर रहा है तो भी वो प्रिंसिपल उसको लाइबल ठहरा सकता है। पांचवा था बेलमेंट, अगर बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं है फिर भी केस फाइल किया जा सकता है। छठा था कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर गिफ्ट कोई दिया गया है और जिसको गिफ्ट दिया गया उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बिना कंसिडरेशन के होने के बावजूद भी आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। सातवां पॉइंट था चैरिटी, अगर किसी ने आपकी कोई हेल्प या डोनेशन या चैरिटी का प्रॉमिस किया है तो वो पैसा आप उससे क्लेम कर सकते हो, या जो भी आपकी लाइबिलिटी इनकर्ड हुई है वो, अगर आपने लाइबिलिटी इनकर्ड कर ली है तो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी और अमाउंट ऑफ प्रॉमिस विच एवर इज लोअर, ठीक है, कैन बी क्लेम इवन बीइंग विदाउट कंसिडरेशन।
उसके बाद ये लास्ट टॉपिक ये था, ठीक है। ये कैसे करके 4 टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर आके आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है। कल से अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी यूनिट है वो, उसमें 4 टॉपिक ही है बोलने को। तो कौन कौन से हैं जो अपन ने पहले यूनिट के वक्त बोला था ना कि अपन तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे, वो सब। एक तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्री कंसेंट, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, एंड एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये ऐसे करके 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले जो 3 चैप्टर है ना, वो आप ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर ही कवर हो रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स के अंदर ही कवर हो रहे हैं पहले 3 चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है ना, यूनिट नंबर 4, वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। 5वीं जो यूनिट है ना, वो है अगर ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो क्या होगा। 6ठी जो यूनिट है ना, वो 2 टॉपिक के बारे में, एक तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वो 2 स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर है। ऐसे करके 6 यूनिट है। अब आपके एक्स्ट्रा यूनिट ऐड हो गई 3 यूनिट और। उनमें एक में तो एजेंसी है, एक में बेलमेंट है, बेलमेंट एंड प्लेज और एजेंसी है, और एक है आपकी एक और कौन सा है, इंडेमिनिटी एंड गारंटी। ऐसे करके 3 पॉइंट और ऐड हुए। ऐसे करके 9 यूनिट पढ़ेंगे अपन। पहली 3 यूनिट जो है ना, वो आप ये मान लो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स के बारे में। 4थी यूनिट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है उसके बारे में। 5वीं यूनिट अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया तो क्या होगा उसके बारे में। 6ठी यूनिट 2 तरीके के टॉपिक के बारे में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट और 9वीं यूनिट, इनमें 3 टॉपिक कवर कर रखे हैं। एक तो एजेंसी, एक प्लेज एनवेलमेंट और एक गारंटी एंड इंडेमिनिटी। ये जो 3 यूनिट है ना लास्ट की, ये पहले इंटर के सिलेबस में हुआ करती थी। इंटर के सिलेबस से इनको शिफ्ट करके फाउंडेशन के सिलेबस में कर दिया, क्योंकि फाउंडेशन से एक पोर्शन हटा दिया गया है बीसीआर नाम का, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, जून 2024 अटेम्प्ट की, ठीक है। नवंबर 2023 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नवंबर 2023 के अंदर पहले वाला सिलेबस ही एप्लीकेबल है, जिसमें 60 मार्क्स का तो लो होता है और 40 मार्क्स का बीसीआर। यहाँ पर सिर्फ 100 मार्क्स का लो होगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट जो मैंने पढ़ाया जिसमें। नो डाउट्स, कंप्लीट करें। चलो इसके बाद अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे कल से।